हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी 10th क्लास का नेक्स्ट लेसन यानी कि हमारी एक पोम करेंगे। और वो पोम कौन सी है? हमारी डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप लोगों को पता ही है। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, है ना। और कमेंट कीजिए। कमेंट के बारे में मुझे कुछ बोलना था, बट पहले लेसन देती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पोम। अब वो कौन सा है? डस्ट ऑफ स्नो। देखिए ये किसने लिखी है? ये पोम लिखी है हमारी रॉबर्ट फ्रोस्ट ने। ठीक है, अनलाइक विलियम वर्ड्सवर्थ की तरह रॉबर्ट फ्रोस्ट भी क्या थे? इनको भी नेचर्स पोएट कहा जाता था। ठीक है, नेचर को रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ जो है नेचर की सिर्फ खूबसूरती के बारे में, उसकी अच्छाई के बारे में, पॉजिटिविटी के बारे में लिखते थे, लेकिन रॉबर्ट फ्रोस्ट दोनों ही लिखते थे कि नेचर जो है वो क्या कर सकती है। उनके जो है वो बैड साइड भी लिखते थे और गुड साइड भी लिखते थे। ठीक है ना, कि नेचर कैन डिस्ट्रॉय अस, है ना। और नेचर में क्या चीजें, कौन सी चीज रिप्रेजेंट करती है, एक हैप्पीनेस को, कौन सी चीज सैडनेस को। तो बोथ साइड्स जो है ये रिप्रेजेंट करते थे। जबकि हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ जो है सिर्फ लविंग पोएम ऑफ फॉर नेचर वो लिखते थे। ठीक है, नेचर के लिए सिर्फ वो उनका एक लव था, अलग से उनके प्रेज था। वो प्रेज करते थे नेचर को, तारीफ करते थे अपनी पोम में, वो लिखते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा डस्ट ऑफ स्नो। सबसे पहले डस्ट का मतलब क्या है? पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल्स? स्मॉल पार्टिकल्स। किसके? स्नो के स्मॉल पार्टिकल्स, जो किस फॉर्म में है? यहाँ पे पाउडरी फॉर्म भी कह सकते हैं, पाउडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो डस्ट मतलब यही है। अब देखिए क्या होता है कि कभी कभी छोटी सी चीजें हमें बहुत खुश कर देती हैं, हमारा मूड चेंज कर देती हैं, स्विंग कर देती हैं। जरूरी नहीं है कि हाँ, मतलब कभी कभी जो है बहुत छोटी सी चीजें बहुत तकलीफ दे जाती हैं, और कभी कभी बहुत छोटी सी चीजें जो है चेहरे पर मुस्कान ला देती है, एक दिन को खराब होने से बचा लेती हैं। ठीक है, एक टाइम जो है वेस्ट होने से बचा लेती हैं। छोटी छोटी चीजें वो खुशी देती हैं दिल को। और बहुत कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीजें जो है बहुत तकलीफ देती हैं, बहुत परेशान कर देती हैं। तो यहाँ यही बात जो है रॉबर्ट फ्रोस्ट ने कही है। जरूरी नहीं है कि जो है वो अच्छी चीज ही हमें हमेशा खुश करती है। कई बार ऐसी चीजों से खुशी मिल जाती है, ऐसे लोगों से हमें खुशी मिल जाती है जो अनएक्सपेक्टेड होता है, जिनके बारे में शायद हम अच्छा नहीं सोच पाते हैं, जो रिप्रेजेंट ही करते हैं खुद को बुरे तरीके से, लेकिन फिर भी कई बार उनके थ्रू हमें ऐसी खुशी मिल जाती है जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। इस पोम में डस्ट ऑफ स्नो में रॉबर्ट फ्रोस्ट कहते हैं कि उनका दिन बहुत ही बुरा था, वो सैड थे। ठीक है, वो अनहैप्पी थे, और उसी सैडनेस के साथ, उस अनहैप्पीनेस के साथ वो कहाँ जाते हैं? वो गुजर रहे होते हैं हेमलॉक ट्री के नीचे से। कहाँ से? हेमलॉक ट्री के नीचे से। अब वहाँ एग्जैक्टली नहीं लिखा है कि वो बैठे होते हैं या वहां से गुजर रहे होते हैं। ये एग्जैक्टली आपके पोम में नहीं दिया है, उन्होंने नहीं बताया है। हम मानते हैं कि शायद वो हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजर रहे थे, सैड थे, अनहैप्पी थे, मूड खराब था उनका। अचानक क्या होता है? उसके ऊपर, हेमलॉक ट्री के ऊपर एक क्रो बैठा है। ध्यान से देखिएगा, कौन बैठा है? क्रो। एक तरफ हेमलॉक ट्री, दूसरी तरफ उसके ऊपर कौन बैठा हुआ है? क्रो बैठा हुआ है। और अचानक से उसकी डाल से वो जब उसकी डाल पे जिस पे बैठा हुआ है, उस डाल को जब वो हिलाता है, शेक करता है, तो वहां से क्या गिरती है? उस पेड़ पर जो बर्फ पड़ी हुई है वो नीचे गिरती है। किस पर? हमारे ऑथर पर, और हमारे राइटर पर, और हमारे पोएट पर। ठीक है, क्या गिरती है? वो डस्ट गिरती है। किसकी डस्ट गिरती है? ऑफ स्नो की, यानी कि पाउडरी फॉर्म गिरता है स्नो का। किस पर? हमारे ऑथर पर, पोएट पर। हेमलॉक ट्री पर क्रो बैठा है, उसने डाल हिलाई, और इनके ऊपर क्या गिरा? वो डस्ट ऑफ स्नो गिरा, यानी बर्फ के पाउडर पर, बर्फ के पार्टिकल्स उन पे गिरे। जैसे ही वो बर्फ गिरती है उन पर, उनका मूड एकदम से चेंज हो जाता है, स्विंग हो जाता है। नेचर एकदम से उनके मूड को बदल देती है। और अब जो कि पहले बहुत क्या थे? सैड थे, अनहैप्पी थे। हमारे कौन? राइटर, हमारे पोएट्स, जो कि पहले बहुत सैड थे, वो क्या होते हैं बाद में? वो उनका मूड चेंज हो जाता है, स्विंग हो जाता है।
किसकी वजह से? डस्ट ऑफ स्नो की वजह से इस हेमलॉक ट्री पर बैठे क्रो ने जो उनके ऊपर डाली, और वो स्विंग होकर किस में चेंज हो जाता है? हैप्पीनेस में चेंज हो जाता है, खुशी में चेंज हो जाता है, एक होप में चेंज हो जाता है। और वो कहते हैं कि इस डस्ट ऑफ स्नो ने उन्हें किससे बचा लिया? उनका दिन वेस्ट होने से, बाकी बचे हुए दिन को वेस्ट होने से बचा दिया। या माइट भी हो सकता है अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो वो पूरे दिन ही उदास रहते, पूरे दिन ही अनहैप्पी रहते, सैड रहते। लेकिन ये एक छोटा सा इंसिडेंट जो उनके साथ हो गया, उसने उनका मूड चेंज कर दिया और बचे हुए दिन को क्या कर दिया? एक होप से, एक हैप्पीनेस से भर दिया। ठीक है, अब देखिए क्या चीज है इसमें, ट्विस्ट क्या है मैम, क्या इतना खास है? बेटा है क्या खास है इसमें? इंपॉर्टेंस ये है कि कुछ चीजें जो यहाँ रिप्रेजेंट, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा बहुत आप लोगों को इससे समझ में आता है फिर। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारे लिए खास क्या है? यहाँ पर हमारे लिए जो मेन चीज है, देखिए सबसे पहली चीज है वो है हेमलॉक ट्री, जो रिप्रेजेंट, जो एक पॉइजनस ट्री होती है। क्या है वो? पॉइजनस ट्री है। अब पॉइजनस ट्री है, क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एक पॉइजनस ट्री है यहाँ पे, जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? जो हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती है, नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट कर रही है, राइट? पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट नहीं करती है, एज इट्स अ पॉइजनस ट्री। नेक्स्ट हमारे पास है क्रो। क्रो भी क्या रिप्रेजेंट करता है? नेगेटिविटी को ही रिप्रेजेंट करता है। हम भी क्रो को क्या मानते हैं? नेगेटिविटी का ही साइन मानते हैं। वैसे तो पहले बोला जाता था ना, मुझे याद है जब हम छोटे थे तो तब क्या होता था कि अगर अपने घर की छत पर कौवे और क्रो जो है वो बोल रहा है, काफ़ी देर से बोल रहा है, तो कहते हैं कि नहीं, कौवा बोल रहा है कोई आने वाला है, कोई आएगा। यानी वो क्या दे रहा है? वो एक मैसेज दे रहा है बोल बोल कर कि आपके घर में कोई आने वाला है, मेहमान या कोई भी आपका अपना, वो आने वाला है। तो एक वेट रहता था कि नहीं आज कोई गेस्ट आने वाला है। इस तरह का कुछ जो है वो हमारे फेथ चले आ रहे हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। बट एज पर पॉइंट जो है क्रो और हेमलॉक ट्री, जो कि पॉइजनस है, क्रो नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ इनकी वजह से जब डस्ट ऑफ स्नो जो हैप्पीनेस दिखाती है, जो हैप्पीनेस जिसकी वजह से उनको हैप्पीनेस मिलती है, वो जो है क्या रिप्रेजेंट करती है? वो रिप्रेजेंट कर रही है खुशी को, एक नेचर की ब्लेसिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। दो चीजें हैं, हेमलॉक ट्री पॉइजनस ट्री है, ये नेगेटिविटी रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, ये नेगेटिविटी दे रही है, क्रो नेगेटिविटी, लेकिन उन नेगेटिव चीजों की वजह से जो डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरती है, जो उनका मूड स्विंग करती है, वो क्या है? उनके अकॉर्डिंग माइट बी वो नेचर्स ब्लेसिंग है जो उनको मिलती है, और वो उनका मूड बिल्कुल क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है ना, उनको नेचर की ब्लेसिंग मिलती है, गॉड की तरफ से एक ब्लेसिंग मिलती है, और उनका मूड बिल्कुल चेंज हो जाता है। अब यहां पर क्या मेन थिंग है? सिंबल्स। सिंबल्स है यहाँ पे। हेमलॉक ट्री किसको सिंबलाइज कर रहा है? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक नेगेटिविटी को, क्रो नेगेटिविटी को, डस्ट ऑफ स्नो उन्हीं के थ्रू, उस नेगेटिव वाइब्स के थ्रू, उस नेगेटिव चीजों के थ्रू आने वाली ब्लेसिंग्स है ना। तो यहाँ पोएट ने अगर वो चाहता तो वो क्या करता? हेमलॉक ट्री नहीं लेता, कुछ अच्छे पाइन ट्री के बारे में कह सकता था, है ना, कोई और अच्छा एप्पल ट्री कह लेता, है ना, कोई खूबसूरत से पेड़ के बारे में, कोई अच्छे अच्छे पेड़ों के बारे में भी वो बात कर सकता था ना। इधर वो अपनी पोम में उसको रिप्रेजेंट करता है ना, जो पॉजिटिविटी शो करती। यहाँ पर क्रो के बजाय वो कुक्कू ले लेता, नाइटिंगेल ले लेता, छोटी सी स्पैरो ले लेता, तो वो भी पॉजिटिविटी को शो करते। लेकिन यहाँ पोएट एक्चुअली ये बता रहा है कि कभी कभी नेगेटिव चीज़ों से भी हमें क्या मिलती है? वो सिंबलाइज करते हैं पॉजिटिविटी। ठीक है, वो क्या करते हैं? वो हमें एक ऐसी हैप्पीनेस दे जाते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती है। ठीक, उन्होंने इसलिए हेमलॉक ट्री को और किसको बताया? उन्होंने बताया क्रो को लिया। आपको शायद एक क्वेश्चन भी है और शायद माइट भी आता है कि हेमलॉक ट्री जो है उसको ही क्यों लिया, चूज किया पोएट ने? क्योंकि वो यही बताना चाह रहा था कि जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव चीज़ें जो हैं, जो नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करती हैं, जो सिंबल्स हैं नेगेटिविटी के, वो खुशी दे रहे हैं, वो पॉजिटिविटी दे रहे हैं मुझे। वो पोएट को क्या दे रहे हैं? पॉजिटिविटी दे रहे हैं, एक पॉजिटिव चीज़ों को शो कर रहे हैं कि उनकी वजह से हैप्पीनेस आ रही है। सेम इज द केस विथ
क्रो है ना, क्रो के साथ भी यही चीजें हैं। अब डस्ट ऑफ स्नो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आप उसको देख सकते हैं कि वो एक पॉजिटिविटी है, जो कि अकॉर्डिंग टू पोएट की वो क्या है, नेचर्स ब्लेसिंग्स हैं थ्रू नेगेटिव थिंग्स। ओके, क्लियर यहाँ तक? ये थी आपकी पोम। अब अगर मैं बोलूँ कि इसको पढ़ना है तो क्या पढ़ें, इसमें कुछ ऐसा है नहीं खास। इसको है द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। ठीक है ना, वो यही कह रहे जिस तरीके से क्रो जो है उसने शूक किया, शूक मतलब हो गया शेक करना, हिलाना, शेक का पास्ट टेंस शूक, ठीक है ना, पास्ट टेंस ऑफ शेक इज शूक। चलिए कुछ वर्ड्स ही नोट कर लें हम इसके अकॉर्डिंग। इसको मैं हटा दूँ यहाँ से, आप लोगों ने ले ही लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट, तो इसको हटाया जाए। शेक और शूक है ना, शेक का पास्ट टेंस क्या होता है, शूक। तो पोएट एक्चुअली यहाँ पर क्या कर रहा है, बता रहा है ये पास्ट टेंस में हुई है इंसिडेंट, वो यहाँ पर बता रहा है, पास्ट में हुए इंसिडेंट को शो कर रहा है विद द वर्ड शूक, है ना। तो ये आ गया आपका पहला वर्ड शूक, मीन्स हिलाना। पास्ट टेंस किसका है ये, पास्ट टेंस ऑफ शेक, वर्ड शेक, शेक का पास्ट टेंस, ठीक है, क्लियर। शेक का पास्ट टेंस हो गया शूक। उसके बाद और क्या है इसमें आपका, और कुछ खास इतना है नहीं है मुझे नहीं लग रहा है। हेमलॉक ट्री जो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया, एक पॉइजनस ट्री है, और बुक में भी आपके लिखा हुआ है हेमलॉक, हेमलॉक ये क्या है, अ पॉइजनस ट्री। ओके, तो इतना लिखना मेरे हिसाब से काफ़ी होगा आप लोगों के लिए। अब पॉइजनस प्लांट और ट्री, वॉट एवर, ट्री तो वहाँ पर लिखा हुआ है ना हेमलॉक ट्री, तो ट्री ही बोलेंगे आप। तो इसमें कुछ खास तो मुझे उतना लग नहीं रहा है। हेमलॉक ट्री भी लिख दिया। डस्ट ऑफ स्नो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि डस्ट जो है वो मैंने इधर बता दिया, स्मॉल पार्टिकल्स है, पाउडर्ड फॉर्म है किसका, स्नो का, बर्फ का, ठीक है। तो ये भी कुछ नहीं है। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। देखिए रूड मतलब हेल्ड इन रिग्रेट, मीन्स कि आप उसको क्या था, जो बाकी पार्ट उसको उसका मूड चेंज हो गया, जो खुशी में बदल गया, तो उसके पार्ट ऑफ जो डे था वो रूड होने से, वो बर्बाद होने से, वो रिग्रेट होने से वो बच गया, ठीक है। तो रूड का मीनिंग क्या हो गया आपका, हेल्ड इन, जो कि उसका बीत जाता किसमें, सिर्फ रिग्रेट करने में, है ना, वही दुख गम में निकल जाता बाकी डे, बाकी टाइम भी उस दिन का, तो उससे वो बच गए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट उस चीज से बच गए। तो ये था आपका यहाँ पर। चलिए कुछ, अब ये तो हो गया वर्ड मीनिंग्स आपके लिए। ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट, इसमें कुछ खास है नहीं इतना, और इतने कुछ खास वर्ड भी नहीं है। तो अब हम चलते हैं किसकी तरफ, अब हम चलते हैं हमारे डिवाइस की तरफ, ठीक है। पोएटिक डिवाइस और लिटरेरी डिवाइस, जो भी आप कहें, दोनों ही करेक्ट है। तो इसमें कौन से पोएटिक डिवाइस यूज हुए हैं इस पोम में, क्या क्या यूज किया है हमारे पोएट ने, देखिए क्या किया है इसमें उन्होंने। सबसे पहले बुक लेती हूँ मैं। सबसे पहले हमें लिटरेरी डिवाइस या पोएटिक डिवाइस में हम लिख सकते हैं पोएटिक डिवाइस, इसमें क्या यूज किया है। सबसे पहला आप लिख लीजिए, इसमें राइम स्कीम कौन सी यूज की है। ओके, राइम स्कीम जो है वो यूज की गई है इसमें। देखिए राइम स्कीम आप लोगों को पता होगा, वो मैं एक थोड़ा सा अलग से छोटा सा वीडियो डाल दूंगी राइम स्कीम से रिलेटेड, जिन्हें नहीं पता है वो आप देख लीजिएगा, बट उतना कुछ खास है नहीं है। राइम स्कीम यहाँ मैं बता देती हूँ कौन सा है। यहाँ पर है आपका क्रो मी स्नो ट्री। ओके, ए बी आपका राइम स्कीम क्या है यहाँ पे, ए बी। ओके, हार्ट मूड पार्ट रूट, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है वो है सिंबॉलिज्म। यहाँ इन्होंने सिंबॉलिज्म का यूज किया है। देखिए सिंबॉलिज्म जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के दौरान भी बता दिया था। सिंबॉलिज्म क्या सिंबल्स यूज किए हैं उन्होंने, हेमलॉक ट्री लिया है, हेमलॉक ट्री, ठीक है। ये एक सिंबल है किसके लिए, क्या रिप्रेजेंट करता है, ये नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। और ये एक क्या है, पॉइजनस ट्री, जो क्या रिप्रेजेंट, क्या किसका सिंबल है, नेगेटिविटी का सिंबल है, ठीक है। सिंबॉलिज्म में हेमलॉक ट्री आ गई, जो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, पॉइजनस ट्री है जो रिप्रेजेंट करती है नेगेटिविटी को। ओके, और दूसरा आपका और एक और है क्रो। क्रो जो है
वो भी रिप्रेजेंट करता है किसको, नेगेटिविटी को। लेकिन यहाँ पर सिंबोलिज्म क्या है, सिंबोलिज्म ये है कि ये नेगेटिविटी, ये नेगेटिव चीजें भी क्या करती हैं, ब्रिंग हैप्पीनेस टू द पोएट। पोएट को वो क्या करती हैं, चेंज करती हैं उनका मूड और हैप्पीनेस लाती हैं। ये सिंबोलिज्म है कि वो नेगेटिव चीजों से भी पॉजिटिविटी निकाल रहा है पोएट। ठीक है, शोइंग पॉजिटिविटी बाय सेइंग दैट दीज थिंग्स ब्रिंग हैप्पीनेस टू द पोएट। क्लियर? ठीक है, और कुछ है इसमें खास? हाँ, अलिट्रेशन एक जगह आया है, देख लीजिए। अलिट्रेशन यहाँ लिख देती हूँ, है ना, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अलिट्रेशन भी है। अब ये क्या है, डिवाइसेस, अलिट्रेशन, राइम स्कीम, ये सब क्या है, सिंबोलिज्म। एक काम करूंगी मैं, कुछ लिटरेरी डिवाइसेस जो हैं वो डाल दूंगी जो हेल्पफुल हैं 10th के लिए भी, 11th के लिए भी, 12th के लिए भी। आगे आगे हम वो भी करेंगे, थोड़े थोड़े लिटरेरी डिवाइसेस जो है मैं आप लोगों को डालती जाऊंगी, तो वो भी आप देख लीजिएगा कि ये होते क्या है ना। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी तो आप लोगों को प्रॉब्लम भी नहीं होगी एग्जाम में भी समझने में कि कहाँ से कौन सा डिवाइस यूज हुआ है ना, वो आप लोगों को फिर प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सो एलिट्रेशन में कुछ किया है, कहाँ पर है जो वर्ड है, सेव्ड सम, है ना, एक जगह वर्ड यूज किया गया है, एक जगह ये वर्ड्स हैं, सेव्ड सम। देखिए सेव्ड, एस की जो है वो रेपिटेशन हो रही है, सेम साउंड की रेपिटेशन हो रही है सेव्ड सम में, और सेम साउंड रिपीट हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड। तो इसमें मैंने ही आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया मैंने, ना लिटरेशन ना सिंबोलिज्म, थोड़ा बहुत आइडिया हो ही गया होगा आप लोगों को, जब मैं बोलती हूँ तो निकल ही जाता है, मुझसे बता ही देती हूँ। तो ये चीज़ें मैं अलग से एक वीडियो डालूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है, एक नहीं शायद 2 पार्ट्स में डालूंगी, एक साथ खिचड़ी बन जाएगी। मुझे खिचड़ी नहीं बनानी है, तो कुछ अच्छा सा मस्त सा पुलाव बनाएंगे, खिचड़ी नहीं बनाएंगे, तो मैं आधा आधा करके डाल दूंगी डिवाइसेस के वीडियोस आप लोगों को, वो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। अभी हम फिलहाल थोड़ा सिलेबस पे जाएं। इसके बाद पहले आप लोगों को 10th क्लास के लिए मैं डिटर्मिनर्स डाल रही हूँ, फिर कुछ राइटिंग सेक्शंस भी सोच रही हूँ कि मैं दे दूँ, जिसमें फॉर्मेट वगैरह दे दूँ, तो आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाएगा कि वो कैसे लिखा जाता है। जैसे लेटर लिखना, ठीक है, एडिटर को पोस्टर मेकिंग क्या है, कैसे करते हैं, कंप्लेंट लेटर कैसे लिखी जाती है, तो इस तरह से इनफॉर्मल लेटर्स में क्या क्या हैं, कौन कौन सी लेटर्स आ सकती हैं और कौन से कैसे लिखी जाती हैं, वो सब मैं आप लोगों को दूँगी। और इन सब चीज़ों को लेने के लिए, इन सब चीज़ों को जानने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब, है ना, शेयर। तो यहाँ होता है हमारा ये लेसन कंप्लीट। अब मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी कुछ। देखिए क्या होता है, कमेंट बहुत मैटर करता है ना। कई बार कमेंट बहुत मैटर करता है और कई बार जो है हम कमेंट को पूरे तरीके से इग्नोर कर देते हैं। अच्छे कमेंट्स होंगे, मोटिवेशनल होंगे तो हम मोटिवेट होते हैं और वो हमारे लिए मैटर करते हैं। जो अच्छे नहीं होते हैं हम उन्हें डिलीट कर देते हैं। हमें क्या करना है, बढ़ना है ना आगे। तो एक मैं जानबूझ के ये मैं कहना चाह रही हूँ, ये बच्चे ने मुझे कमेंट किया था कि मैम मैं 12th क्लास का स्टूडेंट हूँ और मैं पेट्रोल पंप पे, मैंने उसे वहाँ रिप्लाई नहीं दिया, बेटा सॉरी मैंने आपको वहाँ रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि मैं खुद सोच रही थी कि एग्जाम लूँगी और आपके बारे में बताऊँगी, क्योंकि आप एक मेरे लिए मोटिवेशन का सोर्स बने हैं आप। उसने ये बताया मुझे कि मैम मैं 12th क्लास का स्टूडेंट हूँ और मैं पेट्रोल पंप पे काम करता हूँ पार्ट टाइम, और मैं वहाँ आपका वीडियोज़ देखता हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपकी एक्सप्लेनेशन मुझे पसंद आती है, ठीक है, आपका टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर योर कमेंट बेटा, बहुत अच्छा कमेंट आपने दिया आगे। और पता है क्यों बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली। इसलिए नहीं कि मैम आपका टीचिंग स्टाइल वगैरह अच्छा है, नहीं, मैं इतना मोटिवेट हुई, आप मतलब यकीन नहीं करेंगे कि मुझे इतना अच्छा लगा कि नहीं, मैंने सोचा नहीं इस बच्चे के लिए कितना ये मेहनत कर रहा है ना। तो फिर मैंने एक बार सोचा कि मैं 12th क्लास का सिलेबस भी स्टार्ट करूं, बट एक्चुअली बेटा टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे 10th का कवर करना, और फिर बहुत बिजी हो रही हूँ मैं इन दिनों में। तो जैसे ही मुझे टाइम लगेगा, मुझे लगेगा कि मैं कवर कर सकती हूँ, कुछ एटलीस्ट राइटिंग सेक्शंस ही कुछ कवर कर दूँ, ग्रामर पोर्शंस, ग्रामर नहीं, ग्रामर तो आप लोगों की इतनी है नहीं कुछ खास, टेंसेज हैं वो बाद में देख लेंगे हम। तो मैं चाहती हूँ कि राइटिंग सेक्शन से ही एटलीस्ट मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर दूँ। देखिए ग्रामर जो आप देख रहे हैं ना, वो आपके लिए बेसिक्स है, वो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आप लोगों को काम आएगा, है ना।
रहा सर 12th के लिए, 11th के लिए, 10th के लिए, तो मैं राइटिंग सेक्शंस जब दूंगी ना तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं तीनों क्लासेस को इंक्लूड करूं, उसमें तीनों ही क्लासेस को कवर कर लूँ, ताकि कोई प्रॉब्लम, इवन उसमें 9th भी आ जाएगी, 9th भी कवर हो जाएगी राइटिंग सेक्शन में। तो और अगर मुझे लगा कि मेरे पास टाइम है, मुझे टाइम मिल रहा है, मिल पा रहा है, मैं कर सकती हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी 11th और 12th का भी सिलेबस डालने की, ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि उस बच्चे से बाकी बच्चे भी सीखें कि किस तरीके से वो मेहनत भी कर रहे हैं, एक तरफ हार्ड वर्क भी कर रहे हैं और एक तरफ जो है वो पढ़ भी रहे हैं, कोशिश है पढ़ना भी चाह रहे हैं। अदरवाइज़ आजकल तो बच्चे हाथ में फ़ोन लेते हैं तो अलग अलग तरह की वीडियोस, शॉर्ट्स, ये सब चीज़ें देखने में बिजी हो जाते हैं। तो ठीक है, वो भी है, एंटरटेनमेंट पार्ट है, वो भी है, लेकिन ये भी ज़रूरी है। अभी आपका बोर्ड क्लासेस हैं तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इसी तरह से कमेंट करते रहिए, अच्छे कमेंट्स कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।